हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों लेके आए हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा कंप्लीट सिलेबस किया जा रहा है, जिसका चौथा वीडियो आज बनाया जा रहा है। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 पॉलिटी एनसीईआरटी नाम का प्लेलिस्ट बनाए, वहां से आप देख सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पहले चैप्टर का कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। उसमें हम लोग समझ रहे थे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या है, और लोकतंत्र की विशेषताओं में पहला चीज हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रमुख निर्णय निर्वाचित नेताओं के हाथ में होता है। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताओं में कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसमें एनसीईआरटी आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा है चाइना का। चाइना में कौन सी सरकार है, तो देखिए ये जो चित्र है ये चाइना का है। ठीक है, चाइना के पार्लियामेंट का है, संसद का है। चाइना के किस चीज का है, संसद का है। ठीक है, ये चाइना के संसद का है। यहाँ पे कौन सी सरकार काम करती है, तो साम्यवादी सरकार काम करती है। अब ये साम्यवादी सरकार का काम क्या है, तो ये कम्युनिस्ट लोग हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, कैसे सरकार चलाते हैं, तो इस संसद में जाने के लिए, यहां पे मेंबर बनने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कई पैटर्न से जाना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर देखो, ये चीन का ये संसद है जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद। ये हम लोगों की भाषा में हो गया। चाइना में इसको किस नाम से जानते हैं, तो देखिए चाइना में है कुआंगबुओ रेममिन डाइवियाओ दाहुई, ये इसका नाम है। चाइना वाले तो इसे भी थरिया पटक दीजिए, जो नवाज निकलेगा वो नाम रख देता है सब। तो ये जो नाम रखा गया है ये चाइना वालों का रखा गया है। इसको बोला क्या जाता है, राष्ट्रीय जन संसद बोला जाता है। यहां पे जब जाएंगे, इसमें मेंबर जो होते हैं वो चुनते हैं किसको, ये संसद चुनता है किसको, वहां के प्रेसिडेंट को। तो कैसे चुनता है, यानी कम्युनिस्ट लोग कैसे चुनते हैं। सबसे पहले समझिए कि साम्यवादी सरकार में जो चीन है, इस चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है एक। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है। आपको अगर चुनाव लड़ना है तो इसी कम्युनिस्ट पार्टी का आपको सदस्य बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अन्य कोई दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको अगर मतलब चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आप कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बनेंगे, सदस्य बनेंगे। तो इस संसद में यहां भी 5 वर्ष पे चुनाव होता है। देखिए यहां भी चुनाव कितने वर्ष पे होता है, 5 वर्ष पे होता है। यहां भी चुनाव 5 वर्ष पे होता है। ये भी कहेगा कि हम लोकतांत्रिक देश हैं। दुनिया के हर देश चाहते हैं कि मतलब मेरा छवि अच्छा हो, इसलिए लोकतांत्रिक कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लोकतांत्रिक कैसे है, चुनाव 5 वर्ष होगा, लगभग 3000 यहाँ पे सदस्य जाते हैं संसद में। और ये जो संसद में सदस्य जाते हैं, ये राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। यानी संसद को राष्ट्रपति की नियुक्ति करने का क्या होगा, अधिकार प्राप्त होगा। अब देखिए नोट में क्या कह रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता लेना अनिवार्य है, इसलिए सरकार हमेशा इसी पार्टी की बनेगी। यानी चाइना में जब भी सरकार बनेगी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनेगी। यहां चाइना में ऐसा नहीं है जैसा भारत में है। देखिए भारत में जब भी लोकसभा चुनाव होता है तो यहां देखे होंगे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियां, निर्दलीय सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और सब लोगों को संसद में जाने का अधिकार है। यहां पे ऐसा लोकतंत्र है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में साम्यवादी सरकार है। वहां पे चुनाव लड़ने के लिए आपको सबसे पहले सदस्यता लेना पड़ेगा कम्युनिस्ट पार्टी का। जब आप सदस्यता ले लेंगे तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो आप चाहे चुनाव जीतिए या हारिए, एक ही विचारधारा के लोगों की तो सरकार बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी। तो ये बताइए, कह रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो एग्जाम्पल चीन का क्यों दिया एनसीईआरटी ने, इसलिए दिया है कि यहां पर स्वतंत्र चुनाव नहीं होता है। अभी आगे आप जानेंगे कि चाइना में बहुत सारा चीजों को बैन किया गया है। वहां फेसबुक नहीं चला सकते हैं, यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, वहां के सरकार के कमियों को आप मीडिया के जरिए बता नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कहां पर स्वतंत्र चुनाव हो रहा है और निष्पक्ष चुनाव कहां हो रहा है, आप तो पार्टी किसी की सदस्यता पहले ले रहे हैं। तो कौन सा लोकतंत्र है, तो इसे लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी ने पहला एग्जाम्पल दिया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां के लोगों को, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और उसका मूल्य भी एक होना चाहिए।
यानी 111, यानी एक व्यक्ति है एक ही वोट डालेगा और उसका वैल्यू भी एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि धीरू भाई अंबानी के लड़के मुकेश अंबानी वोट डालेंगे तो 200 वोट का वैल्यू होगा और कोई रिक्शा चलाने वाला डालेगा तो 1 वोट का वैल्यू होगा। भारत में अंबानी के वोट की कीमत और रिक्शा चलाने वाले और जूता पॉलिश करने वाले की वोट की कीमत बराबर किया गया। ये लोकतंत्र की विशेषता है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। तो अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रहा है सऊदी अरबिया का। देखो एनसीईआरटी की यही खासियत है, कोई भी चीज बताएगा ना तो अन्य देशों का एग्जाम्पल दे के बताएगा। देखिए सऊदी अरबिया में क्या होता है कि 2015 तक ये जो महिलाएं वोट डालने जा रही हैं, इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इन महिलाओं को 2015 में इन महिलाओं को वोट डालने का क्या मिला? अधिकार मिला। तो क्या लोकतंत्र इसको कहेंगे कि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है? यहां तो वोटवे नहीं डालने दिया जा रहा है। 2015 में वोट डालने का अधिकार मिला। वहां भी राजा शासन है, वोट डाला जाता है, राजा के ही चमचे बेलचे खड़ा होते हैं, दूसरा कोई नहीं खड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का एक एग्जाम्पल और दे रहा है एस्टोनिया का। एस्टोनिया एक देश है, वहां में नागरिकता के ऐसे कानून बनाया गया है कि जिसमें रूसी अल्पसंख्यक को, अब देखिए अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? जैसे अपने यहां भारत है ना, तो भारत में जो जैन धर्म के लोग हैं जो कम संख्या में, अल्प मतलब होता है कम, अल्प संख्या में जो लोग हैं उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। तो एस्टोनिया में जो रूसी अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को मतदान करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल से उनको मतदान करने को मिलता है। यह दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है एनसीईआरटी एस्टोनिया का, और पहला एग्जाम्पल दिया है सऊदी अरबिया का। सऊदी अरबिया में तो वोट डालने का ही महिलाओं को अधिकार नहीं था। ये यहां पर जो है कि अल्पसंख्यकों को वोट डालने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अपने यहां क्या है? अपने यहां तो 18 वर्ष उम्र हो गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, तो ये हो गया एस्टोनिया का एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है, अगला चीज इसकी विशेषता बता रहा है लोकतंत्र की विशेषता, कि कानून का राज हो और अधिकारों का आदर हो। यानी कानून का राज हो, कानून मतलब विधि का, जो कानून बनाया गया उसका राज हो, न कि किसी व्यक्ति का हो। और दूसरा चीज कह रहा है अधिकारों का आदर हो, यानी अधिकार, जैसे एक सरकार है, मान लीजिए ये सरकार है और ये यहां की जनता है, इनके बीच में एक रेखा खींच दिया गया है और ये रेखा संविधान में खींचा गया है। जनता को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सरकार को भी बहुत सारा राइट्स दिया गया है, लेकिन बीच में एक बैरियर लगा दिया गया, ब्रेकर लगा दिया गया है कि जनता अपने अधिकारों का प्रयोग खूब करे, जितना मर्जी उतना करे, लेकिन अपनी सीमा से बाहर ना जाए। सरकार को भी कहा गया कि अपनी शक्ति का खूब प्रयोग करिए, लेकिन ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें जनता के अधिकारों का शोषण हो, जनता के अधिकारों को सीमित किया जाए। तो एक बीच में क्या रख दिया गया? बैरियर रख दिया गया है। ये लोकतंत्र की खासियत है। अब एनसीईआरटी क्या कर रहा है कि वो एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल दे रहा है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे में 1980 में आजाद हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, जिम्बाब्वे एक देश है जो 1980 में आजाद हो गया। आजाद होने के बाद वहां की आजादी का जो केंद्र बिंदु था वो रॉबर्ट मुगाबे थे। इनका नाम याद रखिएगा, इनका एग्जाम्पल अभी बहुत लंबा चलने वाला है। ये रॉबर्ट मुगाबे थे। रॉबर्ट मुगाबे की स्थिति वही थी जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता होते थे, वही सेम स्थिति रॉबर्ट मुगाबे की थी। यानी जब ये देश जिम्बाब्वे गुलाम था तो इसका एक पार्टी था जिसको जानू पीएफ दल बोला जाता था। जिम्बाब्वे की एक पार्टी थी, जैसे अपने यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों का मेन केंद्र बिंदु जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही मंच पे सारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी बात को रखते थे। ऐसे जिम्बाब्वे में जानू पीएफ एक दल था और उसके लोकप्रिय नेता थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इनका शासन था जब ये मतलब देश आजाद हो गया तो ये शासन था, मतलब वो अपना राष्ट्रपति बने जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेतृत्व किया था, ऐसे ही जानू पीएफ ने किया था जिम्बाब्वे के, और रॉबर्ट मुगाबे बड़े लोकप्रिय थे। अब इनकी कहानी सुनो। ये बाद में सत्ता पे आते हैं। सत्ता में आने के बाद अब दूसरा कह रहा है कानून का राज और अधिकारों का आदर। अब गलत तरीके से चुनाव जीतना। अब ये जनता में काफी लोकप्रिय थे लेकिन सत्ता कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो अलग अलग हथकंडे अपनाते थे। क्या क्या करते थे देखिए ध्यान से।
संविधान में परिवर्तन करना, संविधान में कोई ना कोई क्या कर देते थे, परिवर्तन कर देते थे, और परिवर्तन ऐसा करते थे कि इनके पक्ष में आए। दूसरा चीज, राष्ट्रपति के अधिकारों में बढ़ोतरी कर देते थे। ये खुद ही राष्ट्रपति थे और अपने अधिकार में बढ़ोतरी कर रहे थे। जवाबदेही कम करना, अपनी जवाबदेही जनता के प्रति कम करते जा रहे थे। इसके बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं को परेशान करना और सभाओं में गड़बड़ी पैदा करना। अब देखो, जो विपक्ष के जो नेता थे, यानी इनके सरकार में तो नेता थे, जो विपक्ष में नेता थे, उन कार्यकर्ताओं को परेशान करते थे। किसी भी मामले में सीबीआई जांच बैठा दो, ईडी बैठा दो, उनको बेवजह पकड़ के जेल में डाल दो, इस तरीके से काम करते थे। इनके सभाओं में गड़बड़ी पैदा कर देते थे। इनके सभाओं में क्या करते थे, गड़बड़ी पैदा करते थे। कहीं बम फोड़वा दीजिए, लगा दीजिए कि ये पार्टी में मतलब बमबारी कर रहे हैं, इनके सभाओं में करते थे। सरकारी विरोध प्रदर्शन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी के लिए विरोध प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ, तो उसको मतलब गैर कानूनी घोषित कर दिया और सजा भी देने लगे। मीडिया पर सरकारी नियंत्रण रखा, मीडिया को पूरा अपने कैप्चर कर लिया था रॉबर्ट मुगाबे ने, कि मीडिया इनका कोई भी गलती कहीं सार्वजनिक नहीं करेगी, बस इनका बड़ाई करेगी। ईमानदार पत्रकारों को जेल में भेज दिया। अब इमेजिन करिए, क्या भारत में भी कभी ऐसा होता रहा है या हो रहा है? आप खुद इमेजिन करिए। इसके बाद कह रहा है कि 2017 में इतना उत्पात करने के बाद जनता ने रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहां पे जो एग्जाम्पल दिया गया है आपके जिम्बाब्वे का, यहां पे रॉबर्ट मुगाबे का, तो क्या यहां पे कानून का राज है? नहीं है। क्या यहां पे लोगों के अधिकारों का आदर है? नहीं है। तो एनसीईआरटी देखिए कितना बढ़िया व्यवस्थित समझाया हुआ है कि आप मतलब जिम्बाब्वे को देखिए कि वहां के रॉबर्ट मुगाबे वहां के लोकप्रिय नेता होते हुए भी, लोकतांत्रिक होते हुए भी अलोकतांत्रिक हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।